हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं अजीत तिवारी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इकोलॉजी एनवायरनमेंट का पार्ट 8 करने वाले हैं। एंड गाइस, यू आर परफॉर्मिंग वेल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हो। आइए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 years, your faculty for complete geography optional, GS geography, physical geography, Indian geography, world geography, environment and ecology and disaster management। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के प्रोफाइल पे फॉलो नहीं किया तो यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com/@Ajit Live। गाइस, इससे आपको जितनी मेरी फ्री क्लासेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। गाइस, पीवाईक्यूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी सीरीज 8 हम बहुत ही इंटरेक्टिव मैनर में करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बहुत कम शब्दों में, कम समय में आपको समझा दूं कि इंडिया के टॉप टीम आपके लिए अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्रोफाइल में। हर संडे 11 AM हम अनअकैडमी कॉम्बैट कर रहे हैं। आपको कोड अजीत लाइव यूज़ करना है टू अनलॉक इट। LMP लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम अनअकैडमी ने आपके लिए लॉन्च किया है। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एसेस, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, डेली आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड पर्सनल कोचिंग व्हाट नॉट, वो भी एक नॉमिनल कॉस्ट पे। कई बार अब आप रेज हैंड करके अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक, ऑडियो वॉइस के थ्रू। आइकॉनिक में आपको और बेटर गाइडेंस मिल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो प्लस हो, आइकॉनिक हो, एजुकेटर्स आपके लिए इंडिया के बेस्ट अवेलेबल है। इंटरेक्टिव सेशन है, ठीक, मेंस क्वेश्चन से प्रैक्टिस है, पर्सनल कोच की फैसिलिटीज़ भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर किसी को सिर्फ ऑप्शनल करना है तो 19 ऑप्शनल्स एक कैटेगरी के अंतर्गत हैं एट अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ 24,750 एनुअली। अगर पर मंथ जाए तो 2063 रुपीज़ पर मंथ। क्या करना है आपको? कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव, कोड ऑफ डेडिकेशन अजीत लाइव यूज़ करना है। गाइस, 1 year 2 year बैचेस लॉन्च हो रही हैं। आप बैच का वेट न करें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चाहे आप 22 में एग्ज़ाम देंगे तो 5 जून को आपका मेन प्रीलिम्स होगा और 16 सितंबर से आपका मेन एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। उसके पहले गाइस, रॉक सॉलिड फाउंडेशन आपको करना है प्रीलिम्स के लिए। आप उसके लिए लग जाए। जिनको 23 में एग्ज़ाम देना है, मई और जून 23 में प्रीलिम्स होगा। अगर आप फ्रेशर है, बिगिनर है, तो गाइस आपके पास टाइम कम है। आप अपनी प्रिपरेशन को NCERT सीरीज से स्टार्ट करें। 29 सितंबर से मैं NCERT ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर योर रॉक सॉलिड फाउंडेशन माय डियर फ्रेंड्स। और इस तरह आपको कोड यूज करना है अजीत लाइव, योर कोड ऑफ सक्सेस, योर कोड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, योर कोड ऑफ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। Give me a big thumbs up and let me know you guys are ready for the Jamajam session. Guys, हम एडिशनल इंफॉर्मेशंस को रिवाइज करेंगे, हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आपको देंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात हो रही है। मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, CDM, कार्बन ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग, कि ये क्या है। हरी अप गाइस,
गाइज एक न्यूली फॉर्म टेलीग्राम चैनल है t.me/Ajit Live. This is one channel and t.me/Ajit Live _unacademy. आप दोनों को ज्वाइन कर लें. एक बार गूगल पे अजीत लाइव टाइप करके देखना. दिस इज माई कोड. यू विल गेट नंबर ऑफ बिग सरप्राइजेस. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे थे. माय डियर फ्रेंड्स, फॉर दिस क्वेश्चन मैंने आपको फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, सीडीएम, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एमिशन ट्रेडिंग, ये सब मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल में बताया था, नॉट इन नगोया. सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है. The purpose of CDM is to promote clean development in developing countries, that is non-Annex 1 countries. Statement 2 is correct. So B is the right answer. Guys, जितने लोगों ने B ऑप्ट किया है, आपके लिए एक जबरदस्त झमाझम थम्स अप for all those having B optional. My dear friends, statement 1 is incorrect. CDM is one of the flexible mechanism defined in the Kyoto Protocol that provides for emission reduction projects. क्या करेगा ये CER जनरेट करेगा which may be traded in emission trading schemes. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट था. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. भाई मैंने आपसे बताया था कि क्लीन डेवलपमेंट में क्या हो रहा है. कोई डेवलप कंट्रीज नॉन एनेक्स 1 डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है और अपने एक्सेस एमिशन को वहाँ पे एमिशन रिड्यूस करके, एमिशन रिडक्शन करके अपने टारगेट को अचीव कर रहा है ना. सो CDM is based on idea of emission reduction production. इस आइडिया पे बेस्ड है. These are produced and then subtracted against a hypothetical baseline of emission. और आप जानते हो डेवलपिंग कंट्रीज गेन क्रेडिट फॉर प्रोड्यूसिंग दीज एमिशन कट. फाइन, इन बातों को आइए और बढ़ाते हैं आगे. गाइस, जितने लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप इसी चैनल पे सर्च करना क्योटो प्रोटोकॉल बाय अजीत तिवारी. आपको 2 वीडियोस मिलेंगी. 1 घंटे की वीडियो होगी और एक थोड़ी सी कम ड्यूरेशन की होगी. ये आपके पूरे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेट प्लस मैकेनिज्म. रेट प्लस मैकेनिज्म. हरी अप गाइस. अगर किसी का आंसर सही ना हो, आपको समझ में क्वेश्चन ना आए, तो गाइस नाराज नहीं होंगे. ऑलवेज ट्राई टू लर्न कि आपने इस सीरीज से कितना सीखा है, कितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलनी है. दैट इज इंपॉर्टेंट. Guys, statement 1 is incorrect. It is a mechanism developed by parties to, not Montreal Protocol, parties to United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. तो स्टेटमेंट 1 गलत है, इनकरेक्ट है. जैसे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ,
ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बाय मीन्स ऑफ थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन. It creates financial value for carbon stored in the forest by offering incentives for developing countries to reduce emissions from forested lands. Guys, this statement is correct. So B2 only is the right answer. Guys, जितने लोगों ने B2 only ऑप्ट किया है, big thumbs up for all you guys. और जो नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ट्राई करेगा. इमोशनल नहीं होंगे, डीपीसी दिल पे चोट नहीं करेंगे, झमाझम करेंगे, J2 करेंगे. आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन is a mechanism developed by parties to the UNFCCC. Statement 2 is correct. It creates a financial value for the carbon stored in the forest by offering incentives for developing countries to reduce emissions from forested land and invest in low carbon path to sustainable development. हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे थे. डेवलपिंग कंट्रीज वुड रिक्वायर रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शन. जाहिर सी बात है भाई, जैसी एक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग. अगर गाइस हम रेड प्लस की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा कई बार आपके स्टेट सर्विसेज में भी, यूपीएससी भी, कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग is component is not component. Guys, which of the following is component or is not component of red plus? तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के अलावा रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे आप. Okay guys, additional informations are very important for your examination. Come on the next question regarding earth hour. My dear friends, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर इज सी, क्योंकि ये यूएनईपी और यूनेस्को का इनिशिएटिव नहीं है. इट इज नॉट इनिशिएटिव, ठीक है. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय WWF. क्वेश्चन इज, 2 क्वेश्चन आपके लिए है. WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 1 क्वेश्चन. When it was established, दूसरा क्वेश्चन. जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में when it was established और इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात हो रही है. गाइस, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को. गलत है. WWF, मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 hour on certain day every year. क्या आप किस मंथ की बात हो रही है? शुरू में स्टार्ट हुआ था एज लाइट ऑफ इवेंट, याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2007. क्यों भाई? जब आप लाइट ऑफ करोगे, घर के बुजुर्ग, घर के बच्चे डिस्कस करेंगे about climate change, about awareness, about reduced greenhouse gas emission. So statement 2 is correct, 3 is correct, and thus C is the right answer, my dear friends.
स्टेटमेंट 1 मैंने देखा कि करेक्ट नहीं है। WWF हेडक्वार्टर स्टैब्लिश इन 1961, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, याद आ रहा है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। It is a global grassroots movement uniting people to take action on environmental issues and protect the planet. Statement 2 is correct. Engaging a massive mainstream community, Earth Hour was famously started as light out event in Sydney, Australia in 2007. ठीक, तो गाइस बाद में ये पॉपुलराइज हुआ और आप देखोगे कि मोर देन 185 कंट्रीज, इंस्पायरिंग इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन ऑल दिस। 1 hour light out event continues to be symbol of broader commitment towards nature and our planet। भाई बड़ी सी एक्शन छोटी पहल से स्टार्ट होती है। आप आईएएस बनोगे, बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो आप, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो गाइस। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आर करेक्ट। गाइस स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को बहुत केयरफुली आप ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या लग रहा है आपको। गाइस स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट 2 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। सो A1 ओनली इज द राइट आंसर। जितने लोग ए सोच रहे थे, उन्हें लग रहा था कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, लेकिन उन्होंने ऑप्ट कुछ और कर दिया। चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मी मी मी, एंड अ बिग थम्स अप फॉर ऑल दोज जिन्होंने ए ऑप्ट किया है माय डियर फ्रेंड्स। आइए इस बात को समझते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड, mandated to support developing countries raise and realize their nationally determined contribution ambitions toward low emissions climate resilient pathways। स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेटमेंट 2 ये था कि इट इज फाउंडेड अंडर एजिस ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, जबकि it was established by 194 countries parties to UNFCCC in 2010। इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो यहाँ पे आपको UNEP, OECD, ADB और वर्ल्ड बैंक दिया था, ये गलत था और ए आपका राइट आंसर था। गाइस अगर मैं फंड की बात करूं, फंड पेज पार्टिकुलर अटेंशन टू नीड्स ऑफ सोसाइटी जो हाईली वल्नरेबल है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का, चाहे वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हो, चाहे अफ्रीकन स्टेट्स हो, उनके नीड्स पे इनका ज़्यादा फोकस है। वर्ल्ड बैंक वाज इनवाइटेड बाय द COP to serve as interim trustee of the GCF।
लेकिन उसमें क्लॉज था सब्जेक्ट टू रिव्यू 3 years आफ्टर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द फंड। और आगे समझेंगे, GCF can structure its financial support through a flexible combination of grant, concessional debt, guarantees or equity instrument to leverage blended finance and crowd in private investment for climate action in developing countries. This flexibility enables the fund to pilot new financial structures to support green market creation। ठीक, तो ये बात हमने रिवाइज कर ली, इसके और पॉइंट्स देखें ताकि अगर ग्रीन क्लाइमेट फंड से कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये मेन पॉइंट्स याद रहेंगी कि किसको ये पार्टिकुलर अटेंशन दे रहा है। LDCs, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, अफ्रीकन स्टेट्स, ये पॉइंट्स हम रिकॉल करेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO। Accord the status of globally important agricultural heritage system to traditional agriculture system. What is the overall goal of this initiative? हरी अप गाइस, फास्ट, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। हाई लेवल कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड। My dear friends, statement 1 is not correct. Statement 2 is correct. Take to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapes, agricultural biodiversity, and knowledge system of local communities. Again, statement 3 is not correct, so B 2 only is the right answer. आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS is a program of UN Food and Agriculture Organization FAO, founded as a UN partnership initiative for sustainable development in 2002. Statement 1 is not correct. It aims to identify, support and safeguard globally important agricultural heritage system, their livelihood, agricultural and associated biodiversity, knowledge systems, cultural and landscapes around the world। याद रखेंगे आप। Sites are not living museums but places where people practice dynamic conservation based off the past to build a sustainable future। ट्रेडिशनल मेथड पे फोकस करती है, नॉट द मॉडर्न। और अभी मैंने आपको पीछे बताया कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बिल्डिंग ऑफ लोकल फार्मिंग कम्युनिटीज, local and national institutions to conserve and manage GIAHS, generate income, add economic value to goods and services of such systems in a sustainable fashion is important goal of
GIAHS, याद रहेगा. Very very important point coming now. It will identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices. उनके संबंधित लैंडस्केप एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. safeguard eco-friendly traditional farm practices, associated landscape, agricultural biodiversity, and knowledge systems of local communities. Statement 3 is not correct. ठीक. Geographical indication status is not associated with GIAHS, बल्कि it focus on biodiversity at genetic level, looking at conservation and use of indigenous varieties and species. Guys, it also focus on biodiversity at a landscape level, mosaic of different land uses which produce ecosystem services जैसे कि क्लीन वाटर एंड फूड सिक्योरिटी. आपको नेचुरल कैपिटल और इकोसिस्टम सर्विसेज याद आ रहा है. मैंने बताया था कि कोई नेचुरल अनमैनेज्ड इकोसिस्टम, नेचुरल फॉरेस्ट, जितनी फ्री सर्विसेज, फ्री एयर, फूड, फाइबर, फर्टिलाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, इट कम्स अंडर नेचुरल कैपिटल और इकोसिस्टम सर्विसेज. माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं व्हाट इज करेंसी ऑफ इकोलॉजी. व्हाट इज करेंसी ऑफ इकोलॉजी? ए एनर्जी, बी बायोमास, सी नंबर. एनर्जी, बायोमास, नंबर क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज और नेचुरल कैपिटल का यूनिट. हरे गाइस, राइट इन कमेंट सेक्शन. गाइस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ एनर्जी. आप उसे एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखते हो. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने परसों वाली क्लास में PYQ 6 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 7 में भी क्वेश्चंस कराया है. सो गाइस, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही करोगे. होप फॉर द बेस्ट. होप फॉर द बेस्ट. Hurry up guys, fast fast. शेड्यूल 1 to शेड्यूल 6 की चर्चा मैंने आपसे की थी. देखिए कैसी परफॉर्मेंस आप देते हो. माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. अगर 1 और 3 पे जाएं तो C इज द राइट आंसर. आइए देखते हैं स्टेटमेंट 2 में क्या करेक्ट नहीं है. क्लियर? अभी ध्यान से पढ़ेंगे. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंसिस्ट ऑफ 6 शेड्यूल. शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देगा. किसको? टू थ्रेटेन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. फाइन. स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों नहीं है? पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स,
listed in schedule 1 to 4 are prohibited, जबकि animals of schedule 5 are called as vermin which can be hunted. There are only 4 animals in schedule 5. आइए देखते हैं कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा गाइस, मैं ज़्यादा समझा रहा हूं ताकि आगे जब क्वेश्चन आए तो आप कर पाए. माइस, रैट, कॉमन क्रो एंड फ्लाइंग फॉक्स, फ्रूट ईटिंग बैट्स. स्टेटमेंट 3 करेक्ट है. 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन फॉर प्लांट, उनके डेरिवेटिव्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड ऑफ प्लांट एंड इट्स डेरिवेटिव्स listed in schedule 6 are prohibited. Some of the plants in schedule 6 are red vanda, blue vanda, pitcher plant, ladies slippers orchid, cycad and so on. गाइज, ये जो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूं, या आप सिर्फ चाहते हो कि मैं भी ABC बोल के आपका डैश एंड डैश करके और आगे बढ़ लूं? अगर आप चाहते हो कि ऐसे करूं, राइट इन कमेंट सेक्शन ए. चाहते हो कि मैं आंसर ABC बोल के निकल जाऊं, राइट इन कमेंट सेक्शन बी. बिकॉज जैसा आप चाहोगे, क्लासेस आर फॉर यू, जिसमें आप चाहोगे वैसे ही हम इसे लेकर प्रोसीड करेंगे. जल्दी से आप अपना मत अंकित करें, विचार व्यक्त करें और फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर हो जाएं, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, अब यूपीएससी एक्ट से कितनी क्वेश्चन पूछी है, इसीलिए मैं प्लस कोर्स पे एक्स मैंने बहुत डिटेल में कराया है. एक्ट, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स. My friends, शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 4 के एनिमल्स की पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड प्रोहिबिटेड है. They have absolute protection and offenses under these are prescribed the highest penalties. So statement 1 is correct. Clear? Statement 2 और 3 करेक्ट नहीं है. So A is the right answer. आइए देखते हैं, इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपकी और क्लियरिटी हो जाए. गाइस, अभी हमने समझा कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंसिस्ट ऑफ 6 शेड्यूल विच गिव वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड, शेड्यूल 1 to 4 आर प्रोहिबिटेड. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Animals listed in Schedule 1 have absolute protection and offenses under these are prescribed the highest penalties. Black bug Schedule 1 में है. अगर ब्लैक बग Schedule 1 में है तो जाहिर सी बात है it will enjoy the same level of protection. 2 और 3 करेक्ट क्यों नहीं थे? Nowhere mentioned in the act that state government is bound to declare habitat of species listed in Schedule 1 as wildlife sanctuaries.
कहीं भी ऐसी बात एक्ट में मेंशन पहली बात नहीं है। दूसरी बात, it is not necessary that species get schedule 1 status is endemic to particular region of India। भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शेड्यूल 1 में प्रेजेंट है, लेकिन ये तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, छोटू के पास भी है। छोटू मीन्स पाकिस्तान। क्लियर? इसीलिए स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट नहीं था। होप यू गाइज आर एंजॉइंग। गाइज अगर आप सीरीज को एंजॉय कर रहे हो, जल्दी से मुझे एक झमाझम थम्स अप देकर बताओ कि यू गाइज आर एंजॉइंग। ऐसे बिल्कुल, और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज दैट इज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर आवर टीम टू वर्क इवन मोर हार्डर फॉर यू गाइज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन में। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, नाम से समझ में आ रहा है। माय फ्रेंड्स, अगर मैं सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव की बात करूं, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। SSI सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव एक अप्रोच है शुगर केन प्रोडक्शन का, जो कि इंप्रूव करेगी प्रोडक्टिव ऑफ लैंड, लेबर, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग द ओवरऑल प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेस। भाई जो ड्रिप इरिगेशन हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे सीड कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 75%। ओ माई गॉड, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ड्रिप इरिगेशन क्या होगी? वेरी इफेक्टिव इन दिस, जाहिर सी बात है, वाइडर स्पेसिंग एंड रेजिंग ऑफ सिंगल सीडलिंग्स। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल। भाई ये ऑर्गेनिक मैन्योर को, माइक्रोन्यूट्रिएंट को, मैक्रोन्यूट्रिएंट को ये प्रमोट यूज करने को प्रमोट तो करता है, लेकिन ऑप्टिमम यूज ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करता है। नो एप्लीकेशन नहीं, एक बैलेंस ऑप्टिमम यूज की बात करता है। द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। Statement number 4 is correct. Crops like wheat, potato, cowpea, watermelon, brinjal, इनको आप यूज कर सकते हो। मतलब 1, 2 and 4 B is the right answer। जितने लोगों ने गाइस B ऑप्ट किया था, बिग थम्स अप फॉर यू गाइस फॉर योर ऑसम परफॉर्मेंस। जल्दी से एक क्विक रिकैप देखेंगे। SSI Sustainable Sugarcane Initiative
इज अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन, जो कि इंप्रूव करेगी प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर, लैंड एंड लेबर ऑल एट द सेम टाइम, रिड्यूसिंग ओवरऑल प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज। और सीड कॉस्ट कैन बी रिड्यूस अप टू 75%, रिडक्शन इन प्लांट मोर्टेलिटी रेट। ग्रेट इनिशिएटिव। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड की बात करूं, कॉस्ट ऑफ सीड, जैसे आप क्या करते हो, आप स्टेम को कट करते हो और जहां पे नोड्स हैं उसे यूज करते हो एज ए सीड। सो स्टेम कटिंग्स ऑक्युपाइज अ मेजर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। स्टेटमेंट टू भी करेक्ट था। ड्रिप इरिगेशन इफेक्टिव बना रहा है, वाइडर स्पेसिंग और रेजिंग ऑफ सिंगल सीडलिंग्स, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ रही है, वेस्टेज कम हो रही है। 3 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये एनकरेज करता है ऑर्गेनिक मैन्योर को, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट को इन इको फ्रेंडली वे, लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सम ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नो नहीं बोलता। सपोर्ट्स इंटरक्रॉपिंग, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। शुगरकेन का गेहूं, आलू, खरबूज, तरबूज, ब्रिंजल, लोबिया, काउपी, मटर, इनके साथ इंटरक्रॉपिंग। इन एडिशन टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, दिस विल रिड्यूस वीट ग्रोथ अप टू 60% और फार्मर को देगा एक्स्ट्रा इनकम। गाइज, बिग थम्स अप फॉर दिस ऑसम इनिशिएटिव, बिग थम्स अप। होप आप लोग गाइज फिट और फाइन हैं। और क्वेश्चंस कर लें, यस नो। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, global environment, which of the following statement is or are correct? Hurry up guys, fast. Guys, for this question, A is the right answer. Option A is correct. Global Environment Facility GEF 1992 का रियो अर्थ समिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म that provides grant to developing countries for project that benefits the global environment, है ना? So statement 1 is correct. आइए इसे और देखते हैं। Since then, GEF has provided more than $21.1 billion in grant and mobilized an additional $114 billion in co-financing for more than 5,000 projects in 170 countries. ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह सर्व करेगा फॉर CBD, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए सर्व करेगा एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म। थ्रू इट्स स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम प्रोवाइड सपोर्ट टू मोर देन 25,000 सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स इन 133 कंट्रीज। याद रखेंगे आप गाइस। रियो 1992 फर्स्ट अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। फिर 5 साल के बाद 1997
+5 समिट न्यूयॉर्क, 10 साल के बाद 92 के 10 साल 2002 वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, याद आ रहा है। रियो के 20 इयर्स के बाद रियो +20 2012 रियो +20 कॉन्फ्रेंस, क्या इसके बारे में आपने कुछ सुना है? अगला सवाल उसी पे है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रियो +20, व्हाट इज रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन न्यूज? रियो डी जेनेरियो से 20 साल के बाद वापस घूम फिर के रियो। मैंने आपको आंसर ही बता दिया गाइस, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। My dear friends, right answer is A. United Nations Conference on Sustainable Development. आइए इसके मेन पॉइंट्स को और देखते हैं। रियो +20 रियो डी जेनेरियो ब्राजील वहीं पे हुआ था। वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग ऑफ 2012 and largest event in history of United Nations, presented an opportunity to redirect and re-energize political commitment to 3 dimensions of sustainable development. चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, सोशल इम्प्रूवमेंट की बात हो, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो। आइए इस बात को और समझते हैं। UN Conference on Sustainable Development Rio +20 was held in Rio de Janeiro, Brazil 20 to 22 जून 2012। इसके 2 थीम पे ज़्यादा फोकस था। ग्रीन इकोनॉमी इन कंटेक्स्ट ऑफ, क्वेश्चन पूछेगा ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों मुद्दों पे बहुत ही फोकस था। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित देखते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को देखिएगा। My dear friends, statement 1 is not correct. अभी बताऊंगा कैसे। Statement 2 is correct. So right answer is B, 2 only. आइए guys ऑब्जर्व करते हैं। Club of Rome is a global think tank that deals with variety of international political issues. Founded in 1968 at Accademia dei Lincei in Rome, Italy. In 1972, first major report Limits to Growth was published. The notion of sustainable development emerged in the wake of general rise in awareness of environmental issues. Guys, 1960s से वेस्ट वर्ल्ड थोड़ा अवेयर हुआ, लेकिन ये अवेयरनेस
उनकी एक्टिविटीज में अगर दिखी होती तो जाहिर सी बात है आज जितना क्रिटिकल क्लाइमेट इश्यूज हुए हैं उतने नहीं होते। होप आप सहमत होंगे। ठीक, it reflected concern of people about undesirable effect of industrial development on environment। लेकिन हमने अगर उतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए होते तो आज हालात कुछ और होते। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। कंसर्न विथ growing opinion of world community on environmental issues, यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हेडेड बाय नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर G.H. ब्रनलैंड। ठीक, कमीशन ने रिपोर्ट दिया ब्रनलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987 और रिपोर्ट define sustainable development as a development that meets the fulfills the need of the present। आज प्रेजेंट की डिमांड फुलफिल हो रही है विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs। हम कोल यूज करें, कोल को बैलेंस अप्रोच में यूज करें। सस्टेनेबल 2 इज करेक्ट। एसडीजी गोल्स आपको क्या 17 एसडीजी गोल्स कल ही में प्लस कोर्स मैंने गाइस कल कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी स्टार्ट किया है। कल ही मैं 17 एसडीजीज की बात कर रहा था। सो वेर एडॉप्टेड बाय ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स इन 2015 as a universal call to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। और हमने 17 SDG goals के बारे में चर्चा की थी। आइए गाइस आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ SDG 1 क्या है? जीरो पॉवर्टी, लाइफ बिलो वाटर कौन सी एसडीजी है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कौन सी एसडीजी है? क्वालिटी एजुकेशन कौन सी एसडीजी है? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। नो पॉवर्टी एसडीजी 1, जीरो हंगर 2, good health and well-being 3, quality education 4, gender equality 5, clean water and sanitation 6, affordable and clean energy 7, decent work and economic growth 8, industry innovation and infrastructure 9, reduce inequalities 10, sustainable cities and communities 11, responsible consumption and production 12, climate action 13, life below water 14, land पे 15, peace, justice and strong institutions 16, and partnership for the goal 17। guys a big thumbs up जो 2030 को आपको ये 17 SDGs अचीव करनी है और आपको याद रखना है। याद रहेगा? कल मैं आपसे पूछूंगा। कम ऑन द नेक्स्ट लवली क्वेश्चन। वेरी ब्यूटिफुल वन। With reference to the role of UN Habitat in the United Nations program working towards a better urban future, which of the statements are correct? Guys, be attentive and listen very carefully. जब किसी स्टेटमेंट में ओनली लग जाए
दैट मीन्स आप वहां ध्यान से देखना. सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. UN Habitat in the United Nations program working towards a better urban future has been mandated by UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक. अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करूं, इट इज नॉट करेक्ट. Its partners are either government or local urban authorities. No guys, अभी मैं इस पर बताऊंगा. Local authorities, private and non-governmental organizations, ये भी इसमें इन्वॉल्व है. Statement 3 is correct. So 1 and 3, B is the right answer. UN Habitat contributed to overall objective of United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation. Statement number 3 is correct. So B 1 and 3 is right answer. 1 is correct. और फिर हमने समझा कि 2 is not correct. क्यों भाई? क्योंकि फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एक्टिविटीज इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड consolidating collaboration with all partners including local authorities, private authorities, non-governmental organization NGOs in implementation of SDGs. In particular, goal 11 क्या था? Making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. ठीक. Statement 3 is correct. Promotes urbanization as a positive transformative force for people and communities, reducing inequality, discrimination and poverty. Guys, बहुत डिटेल में समझाया है ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए. UN Habitat contributed to overall objective of United Nations systems to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation. Okay guys, ठीक है. आप क्या एक दो क्वेश्चन और कर लें? Yes or no, let me know. Yes or no, let me know. 5 minutes more. Come on the next question. Partnership for Action on Green Economy page. A UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies emerged at Guys, right answer is B. United Nations Conference on Sustainable Development 2012 Rio de Janeiro पेज इमर्ज हुआ. Mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies. देखिए आप. So option B is correct. Partnership for Action on Green Economy page, a United Nations mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies, emerged at United Nations Conference on Sustainable Development
2012 रियो डी जेनेरियो। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। पेज 6 टू पुट सस्टेनेबिलिटी at the heart of economic policies and practices to advance the 2030 agenda for sustainable development and supports nations and regions in reframing economic policies practices around sustainability to foster economic growth। याद रखेंगे आप, create income, job, reduce poverty, inequality, and strengthen the ecological foundations of their economies। पेज 5 यूएन एजेंसीज को एक साथ लेकर आया। कौन कौन सी? क्वेश्चन इज, पेज से कौन सी एजेंसी संबंधित है? brings together 5 UN agencies। पहला, UN एनवायरमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड UN इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो गाइस इस पॉइंट को आप रिकॉल रखेंगे, ठीक? इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। Clear? Now come on the last second question। Last second question, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। In rural road construction, use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? Hurry up guys. My dear friends, right answer is A, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Copper slags, cold mix asphalt technology and geotextiles। जो सिविल इंजीनियर्स हैं उन्हें मालूम है, 4 and 5th इज नॉट करेक्ट। भाई पोर्टलैंड सीमेंट में फ्लाई एश को आप यूज कर रहे हो 30 to 40%। आइए देखते हैं 1, 2 and 3 इज करेक्ट। सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ग्रीन टेक्नोलॉजी से प्रमोट करने के लिए state governments are required to use minimum 15% of total length of annual proposals under new technology, जैसे कि सीमेंट स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन, कोल्ड मिक्स, वेस्ट प्लास्टिक, सेल फिल्ड कंक्रीट, फ्लाई एश, कंक्रीट पेवमेंट। कितना? कुल लेंथ का 15% एनुअली। कॉपर स्लैग इन द सीमेंट एंड कंक्रीट प्रोवाइड पोटेंशियल एनवायरमेंटल एज वेल एज इकोनॉमिक बेनिफिट। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट। Statement 2, cold asphalt mix is produced by mixing unheated mineral aggregate, whether emulsified bitumen or formed bitumen। आप सोचिए, यूपीएससी बच्चों का डैश और डैश कर रही है, कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट क्या समझ पाएगा? कोल्ड एस्फाल्ट मिक्स डज नॉट रिक्वायर एनी हीटिंग ऑफ एग्रीगेट। क्या होगी? इकोनॉमिकल होगी और पॉल्यूशन फ्री होगी। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। जियो टेक्सटाइल्स आर कॉमनली यूज्ड टू इंप्रूव soil over which road, embankment, pipelines are built। 4 is not correct. Hot mix is prone to solution। 5 is not correct.
पोर्टलैंड सीमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन करती है। ठीक, तो इसीलिए हम इसमें फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन यूज कर रहे हैं। कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन is related to, my dear friends, hurry up। आप सब लोगों के ऑसम परफॉर्मेंस के लिए एक झमाझम थम्स अप। इट इज रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। नवंबर 2010, देखिए जरा इस बात को। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज ऑन टाइगर कंजर्वेशन। Resolution was adopted in November 2010 by 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। टाइगर फोरम में जो इकट्ठा हुए थे पीटर्सबर्ग रशिया में, भाई क्या इनका एम था? गोल वाज टू डबल नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम 3200 टू मोर देन 7000 बाई 2022। कौन कौन सी कंट्रीज टाइगर रेंज कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसे गाइस याद रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, डोंट फॉरगेट टू यूज कोड अजीत लाइव और मुझे आप इन्फॉर्म करें। क्वेश्चन इज कैसे इन्फॉर्म करें? आप गूगल पे अजीत लाइव टाइप करें, यू विल गेट डिटेल्स टू कॉन्टेक्ट मी एंड अ नंबर ऑफ बिग सरप्राइजेस एज वेल। अगर अभी तक मुझे आपने फॉलो नहीं किया है, फॉलो मी ऑन माई अनअकैडमी प्रोफाइल, ठीक, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस चैनल पे रेगुलर मिलेंगे एट 10 PM। गाइस बहुत जल्दी मैं होप टुमारो और डे आफ्टर टुमारो करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का मैराथन इस चैनल पे लेकर आ रहा हूँ। अ बिग थम्स अप फॉर यू ऑल। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, जीएस ज्योग्राफी में इशू है, एनवायरनमेंट में इशू है, ऑलरेडी प्लस पे कोर्सेज चल रही हैं, आप उसे ज्वाइन करें एंड एंजॉय इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक और शेयर करना